जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इंडियन पॉलिटी का एडवांस कोर्स चल रहा है एमएम एकेडमी ऐप पर। एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटी का कोर्स चल रहा है वो एडवांस इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से मैं इंडियन पॉलिटी जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां पर प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो वीडियोस है वो बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है वो भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन को लेकर। क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखो तो इसी तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसे कनेक्ट किया जाता है स्टैटिक पोर्शन से। तो जिस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे उसी तरीके से जो कोर्स है, जो वीडियोस है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और ये बहुत ही एडवांस कोर्स रहने वाला है जिससे कि आपका पॉलिटी कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आप देरी बहुत करते हो, आप सोचते हो कि लेना या नहीं लेना, लेना या नहीं लेना, उसमें जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके साथ बाकी भी तो कोर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीटली अवेलेबल है, बाकी के एथिक्स के कोर्सेस है, इकोनॉमी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा। हमारा एम है कि पूरा इसे एक हब बनाया जाए जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट जो है वो मिल जाए। डेमो लेक्चर देखिए, क्योंकि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूं पूरी प्रिपरेशन। इसलिए बिल्कुल आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिएगा, मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट जो है वो करता रहूंगा। और इसीलिए तो एमएम एकेडमी पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर पर्सनली आपसे इंटरेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पर, ना कि ग्रुप में बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। आपको जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर जगह है, बस डाउनलोड करने की देरी है। और डेमो लेक्चर अभी इसके बाद आने वाला है, तो देखिए कितना फर्क है YouTube की और एमएम एकेडमी ऐप के वीडियोस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अगर आप YouTube की सीरीज देखोगे तो उसमें 8 मिनट का वीडियो है। 8 मिनट के वीडियो में जितने भी सैलिएंट फीचर्स है सब कुछ बताए गए हैं। क्या वो सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखो तो वो एकदम ही बेसिक है। अब यहाँ पर हम एडवांस तरीके से देखने वाले हैं। एडवांस तरीके से कैसे? तो जितने भी सैलिएंट फीचर्स है उसके क्रक्स को समझेंगे, जिससे कि किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछे जाए, भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आप यहाँ पर जवाब दे पाओ। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सैलिएंट फीचर अगर हम देखें तो एक ओवरलुक देख लेते हैं। ओवरलुक किस तरीके का है? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, दूसरा है कि ये लेंथीएस्ट है। पूरी दुनिया में सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारी देखने को मिलती है। अब डिटेल में इस चीज़ को हम देखेंगे, ये भी देखेंगे कि क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि वेरियस सोर्सेज से ड्रॉ की गई है। मतलब अगर आप देखो तो अलग अलग जो कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो बेस्ट चीज़ें हमें हमारे कंट्री के लिए देखने को मिलती है वो हमने यहाँ पर ली हुई है। उसी के साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी की और फ्लेक्सिबिलिटी की। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। तो हमें एक ब्लेंड जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिजिड हो गई या फिर बहुत ही जो फ्लेक्सिबल है वो हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये भी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ साथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है वो कोई कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सारी चीज़ों को देखकर नहीं, बल्कि जो भी 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकता है। तो इसी भी हम डिटेल में देखेंगे। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये सैलिएंट फीचर है। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर है यूनिटरी बेस के साथ। हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? मतलब कि सेंटर जो है वो तो पावरफुल है ही, जो प्रधानमंत्री है वो तो पावरफुल है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर्स है अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के, वो भी पावरफुल है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन ज़्यादा पावर देखी जाए तो प्रधानमंत्री के पास है। तो यहाँ पर यूनिटरी बेस है। उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है? कि एक साथ जुड़ी हुई है। उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है, मतलब यहाँ पर अलग भी है। तो किस तरीके से अलग है, किस तरीके से इंटीग्रेटेड है, ये हम आगे जानेंगे।
उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ डीपीएसपी हमें देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर सरकार जो है उनको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरीके से आपको लॉज जो है वो लेकर आने हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के लिए हम सब बोलते हैं हमारे अधिकार, डीपीएसपी के लिए सरकार बोलती है हमारे अधिकार, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए हर कोई यही बोलता है कि किसका है रे बाबा, ले जाओ इसको। तो इस तरीके से हमें सैलिएंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेक्युलर स्टेट जो है वो भी एक सैलिएंट फीचर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलर स्टेट्स का, ना कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे देखेंगे। उसी के साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब यहाँ पर हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो कोई भारत का भी सिटीजन और कनाडा का भी सिटीजन नहीं रह सकता है, या फिर कोई भारत का सिटीजन और महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं रहता है। हमारे यहाँ पर पूरे भारत का एक सिटीजन होता है, तो इसलिए सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी, काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें देखने को मिलती है। उसमें से एक है यूपीएससी। उसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस भी है, मतलब अगर कोई हमला होता है किसी कंट्री की तरफ से या फिर कोई भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो भी दिए गए हैं। उसी के साथ साथ 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है पंचायती राज में। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है अगर सीधे तरीके से पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स है या फिर नीचे दिए गए में से कौन कौन से सैलिएंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए जो ओवरव्यू है ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर डिटेल में पूछा जाए, क्योंकि अब ये पहले पूछे जाते थे, ये जो क्वेश्चन है सब पहले पूछे जाते थे कि बताओ नीचे दिए गए में से कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स है, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर एनालिटिकल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको एनालिटिकल दिमाग जो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हर क्वेश्चन का यहाँ पर क्यों जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, हर टॉपिक का क्यों ये जवाब ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर आपको यूपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, किसी भी जो एग्ज़ाम है उसके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको कैसे पूछे जा सकते हैं। अब हमने जब एक बार सिर्फ ओवरलुक ही अगर देख लिया, जैसे कि यूट्यूब के वीडियो पर सिर्फ ओवरलुक जो है वो दिया हुआ है, अब यहाँ पर अगर सिर्फ ओवरलुक हमने देख लिया, यहाँ पर लेक्चर जो है वो खत्म कर दिया कि हमने सारे सैलिएंट फीचर्स देख लिए, तो क्या आप ये सवाल का जवाब दे पाओगे कि हमारे यहाँ पर जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके पीछे के कारण क्या क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, दूसरा है बोथ सेंटर और स्टेट, मतलब दोनों सेंटर और स्टेट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब अलग स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। तीसरा है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें से कौन कौन से कारण है, तो इसका जवाब जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए अब ये जो है सिर्फ अगर हम ओवरलुक देख लेते हैं तो यहाँ पर जब एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाए तो क्या उसके हम जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जवाब जो है वो क्या होगा। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगा अपने आप आपका जो जवाब है वो आपके सामने तैयार रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आइए पहली चीज यहाँ पर देखते हैं, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है ये लेंथीएस्ट, सबसे लंबा लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक दो हमें एशिया का ले लिए ये ले लिए, पूरी दुनिया में अगर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी है उसमें से अगर देखा जाए तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो उसमें हमें एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर वेरियस अमेंडमेंट जो है वो ऐड किए गए हैं, या फिर बहुत सारे पार्ट जो है वो डिलीट भी किए गए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रिपेल किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है, अमेंडमेंट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। तो जो हमें पहले 395 आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे, अब यहाँ पर 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स इन ऑल अगर देखे जाए तो वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है कि इतनी लंबी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके रीजंस हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग कौन से हैं? पहला तो है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर, तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। अब यहाँ पर लीगल ल्यूमिनरीज मतलब क्या होता है? मतलब है कि यहाँ पर जो भी एडवोकेट्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, उनका यहाँ पर डोमिनेंस था, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं क्यों यहाँ पर उनका डोमिनेंस रहने की वजह से लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। पहली चीज़ यहाँ पर जो है जियोग्राफिकल फैक्टर।
अब ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या आता है, वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया जो है उसकी बहुत ज़्यादा वास्टनेस है और डाइवर्सिटी है। उसकी वजह से क्या होता है कि हर किसी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी होती है, डिटेल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, तो इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्टर, बहुत सारे जो एक्ट्स हैं हमारे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं, वहाँ से बोरो किए गए हैं। हम देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस से बोरो किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं। अब ये अगर देखिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो हमने देखा है काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी बल्कि हमें जो एक फाइल है वो देखने को मिल रही थी, तो इसीलिए जब उसमें से लिया गया तो बट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल उसमें से लेने की वजह से इसकी भी जो बल्कीनेस है ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद होती है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी और यहाँ पर इंडिया जो उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। तो उस सिनारियो में हम ये बोल सकते थे कि हाँ ठीक है, इंडिया के जो है सेंटर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है तो वो छोटी रहेगी, लेकिन जब स्टेट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो एडवोकेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, जो लीगल लिमिनरीज है वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसकी लैंग्वेज है वो भी उस तरीके की हमें देखने को मिलती है ना, और उसी के साथ साथ डिटेल सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में लिखी गई, जिससे कि कन्फ्यूजन जो है वो ना हो कि भैया ये जो लॉ है इसका इंटरप्रिटेशन इस ढंग से भी हो सकता है, इस ढंग से भी हो सकता है, इस ढंग से भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बता दो, जिससे कि आगे जाकर इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप ना हो। तो ये सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पूरी दुनिया में हो जाती है। तो ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों पर्सपेक्टिव से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंस पर्सपेक्टिव से और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के वो यहाँ पर एक्यूमुलेट किए गए हैं, उसके एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट किए गए हैं कि मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ बुरी है। ये सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हुए जो भी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ पर लाई गई है। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो है वो भी काफ़ी डिटेल्ड रखे गए हैं, काफ़ी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मशीनरीज हो वो यहाँ पर सिंप्लीफाई हमें देखने को मिलती है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी तरीका होता है वो नहीं, बल्कि एक प्रॉपर तरीका जिससे कि कन्फ्यूजन जो है वो डेवलप ना हो, उस तरीके से यहाँ पर डिटेल्ड प्रोविजन सभी चीज़ों के हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सही बात है, क्योंकि क्या है कि स्टेट जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए क्या है, जब स्टेट्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं तो स्टेट के लिए भी क्या बेनिफिशियल है, उसमें क्या मशीनरी रहनी चाहिए। जैसे कि सेंटर में हमें प्रेसिडेंट जो है वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, और जो स्टेट के गवर्नर है उनकी डिटेल भी हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलते हैं, है ना। जो सेंटर है उसका पार्लियामेंट भी हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके भी डिटेल हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट दोनों जब इंक्लूड किए गए हैं तो उसकी बल्कीनेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो ही जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फेडरल रिलेशन जो है वो एलाबरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं कि वही मतलब कि जो फेडरल है, जो स्टेट्स है, उनके रिलेशन सेंटर के साथ कैसे रहेंगे, ये भी बहुत ही डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो किए गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल राइट जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ जस्टिशिएबल राइट्स होंगे वो इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी नॉन जस्टिशिएबल जो भी रहेंगे वो फिर आप देख लेना उसका क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिशिएबल राइट हो या नॉन जस्टिशिएबल राइट हो, दोनों यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे जब जस्टिशिएबल नॉन जस्टिशिएबल आएंगे, तब एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वास्टनेस है हमारी कंट्री की, तो एक पिक्यूलर प्रॉब्लम्स जो है उसे भी यहाँ पर रिजॉल्व करने की बात होती है। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम जो रिलेटेड है शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। इसकी वजह से यहाँ पर बल्कीनेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गई है कि जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे यहाँ पर क्यों देखने को मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेस।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट सोर्सेज से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ली गई है। तो ये जो सोर्सेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे तरीके से आपको क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में ऐसा आ सकता है मैच द पेयर में कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से ली गई है, दूसरी ये चीज़ है कहाँ से ली गई है, ये चीज़ कौन से कंट्री से ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और ऐसा भी आ सकता है कि नीचे दिए गए में से ये जो चीज़ें हैं ये यूएसए से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए डिटेल में डिफरेंट सोर्सेज जो है उन्हें देखना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो फ्रेमर्स रहे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको पढ़ा, उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो हमारे लिए ज़रूरी होगा, उसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया। उसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ द एक्ट जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और वो काफ़ी डिटेल्ड हमें फाइल जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से बल्कीनेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसी के साथ साथ जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फिलोसॉफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फिलोसॉफिकल पार्ट अगर हम बोले तो फिलोसॉफिकल पार्ट मतलब क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये जो है डिराइव किए गए हैं अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लार्जली ड्रॉन की गई है। तो अब यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि कौन सी कंट्री से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, तो सोर्सेस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें उठाई है, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, सबसे पहले तो फेडरल स्कीम जो है वो ली गई है। अब देखिए अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हिस्ट्री कवर करना। जब हिस्ट्री कवर होती है तो बट ऑब्वियस हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर क्यों आई होगी, हम अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर रूल किया है, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रखी थी, तो उनमें से जो हमारे लिए बेस्ट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर इंक्लूड की है। तो अब यहाँ पर फेडरल स्कीम अगर देखी जाए, क्योंकि हमें ये पता था कि भैया एक के हाथ में पूरी पावर जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, जो गवर्नर जनरल है उसके हाथ में पूरी पावर थी, उसके वजह से काफी डिसएडवांटेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फेडरल है मतलब जो प्रोविंसेस है, मतलब जो स्टेट्स है, उनके पास भी पावर रहनी चाहिए। और इसीलिए जो फेडरल स्कीम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वहां से ली है, जिसमें जो स्टेट है वो तो पावरफुल है ही, लेकिन जो सेंटर है वो भी ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर का ऑफिस है वो भी हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है ना। यहाँ पर जैसे मोदी जी बोल रहे हैं गवर्नर बनोगे, जितना बोलो उतने हॉलीडेज पर जा सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी कॉल आउट जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं सिर्फ थोड़ा एंटरटेनिंग और थोड़ा समझाने के लिए है, बाकी इसका कोई भी मकसद नहीं है। तीसरी चीज जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से देखने को मिलती है वो है जुडिशरी। हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है वो भी इस एक्ट के थ्रू ली गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी, अगर आपको याद होगा तो उस एक्ट में हमने पढ़ा हुआ है ना। उसी के साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इमरजेंसी देखे बराबर उन्हें लगता है कि या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर जर्मनी जो है वहां से हमने ली है ना। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इमरजेंसी जो प्रोविजंस है हमारे वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जब सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी में तो वो हमने लिए हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चीज यहां पर देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो सब हमने इस एक्ट से लिए हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पर। ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न नहीं है और मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ब्रिटेन अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, मतलब अपर हाउस है, लोअर हाउस है। तो ये जो चीज़ है ये हमने ब्रिटेन से ली हुई है। उसी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है काफ़ी साल से जो ब्रिटिशर्स है वो हम पर आजमा रहे थे, तो ये चीज़ की हमें आदत हो चुकी थी। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये हमारे लिए आगे भी अच्छा साबित होने वाला है, ये सोचकर रूल ऑफ लॉ जो है इंक्लूड किया गया ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में सारी चीज़ें आती है कि बिल जो है पास किस तरीके से करना है, उसमें कौन कौन सी मेजोरिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली है। उसी के साथ सिंगल सिटीजनशिप,
मतलब कि एक इंसान, एक व्यक्ति दो देशों का सिटीजनशिप नहीं हो सकता, मतलब इंडिया का भी और किसी देश का सिटीजनशिप एट ए टाइम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है। या तो इंडिया का सिटीजन रहेगा या तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, किसी और देश का सिटीजन रहेगा। यही एक आपके पास ऑप्शन जो है वो बचता है। उसी के साथ साथ जो स्टेट्स है, जैसे यूएसए में अगर आप देखो तो यूएसए का जो नागरिक है वो यूएसए का भी सिटीजन होता है और स्टेट का भी सिटीजन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर इंडिया का सिटीजन और महाराष्ट्र का सिटीजन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजन होता है पूरे इंडिया का। फिर उसके बाद कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी हमने वहां से ली है। अगर आपको पता होगा तो हमारे यहाँ पर कैबिनेट है ना, कैबिनेट जो हम ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हम साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं। ये सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे अच्छी तरीके से देखने ही वाले हैं। कैबिनेट सिस्टम अगर हम देखें तो कैबिनेट सिस्टम क्या है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो अपने जो खास लोग हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो अपने साथ में रखता है ना। मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड जो है ये है कैबिनेट और फ्रेंड जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोरोगेटिव रीड जो है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, एज पर आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है। तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट से प्रिविलेजेस मिलते हैं वहां पर जो मेंबर है उसे, तो वो कौन से प्रिविलेजेस है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। उसी के साथ साथ बायकैमरलिज्म, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, ये कहां से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। फिर हम आते हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब यूएसए अगर हम देखें तो उसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यूएसए अगर आप देखोगे तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बट ऑब्वियसली कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट जो है उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वो सब हम यूएसए से लेंगे। तो इंपीचमेंट जो है हमारा प्रेसिडेंट का, किस तरीके से इंपीच होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, कौन सी मेजोरिटी लगती है, ये सब हम प्रेसिडेंट चैप्टर में अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ साथ जो फंक्शंस है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, बट ऑब्वियसली यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ यूएसए में अगर आप देखो तो जुडिशियरी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो इसीलिए वहां पर हमें रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, हाई कोर्ट जजेस का, वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, आपका अगर ब्रेकअप हो गया लेकिन आप बोल रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं 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 ये नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार फिर से सोच लो, मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से, तो ये क्या है, ये अगर आपकी गर्लफ्रेंड फिर से सोचती है वो हो गया जुडिशियल रिव्यू। मतलब एक बार अगर कोई डिसीजन दिया गया है उस पर अगर पुनः विचार हो रहा है उसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये अक्सर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो इस्तेमाल करता है ना। तो यह जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है। उसी के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, किस तरीके से है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो है उसके बीच में जुडिशियरी नहीं आती है, वो इंडिपेंडेंट है। ये भी चीज़ हमने यूएसए से ली हुई है। और उसी के साथ साथ जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए जो है उससे लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड, तो यहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमने डीपीएसपी जो है वो वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। जो नॉमिनेशन है मेंबर ऑफ राज्यसभा वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। और जो मेथड से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की वो हमने कहाँ से ली हुई है, आयरलैंड से ली हुई है, ठीक है। जो फंक्शंस है प्रेसिडेंट के, उसी के साथ साथ जो रिमूवल प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो यूएसए से लिया गया है। लेकिन जो मेथड है ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारे यहाँ पर कौन सा है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की अगर हम बात करें तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखिए हमारे यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर्स है, जो स्टेट्स हैं, उनके पास भी पावर है, लेकिन ज़्यादा पावर सेंटर के पास है। तो ये जो चीज़ है कि वह फेडरेशन रहना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर रहना चाहिए, ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। नहीं तो यूएसए अगर आप देखो तो वहाँ पर प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ पर सेंटर जो है वो भी पावरफुल है और जो स्टेट्स हैं उनके पास भी अच्छी पावर है। तो इसीलिए यूएसए से हमने ये चीज़ नहीं ली है, हमने कनाडा से ली है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रेसिडियरी पावर जो है सेंटर के पास दिए गए हैं, ये भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। मतलब हमारे यहाँ पर लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर केंद्र सरकार एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर राज्य सरकार एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो जहाँ पर रेसिडियरी सब्जेक्ट्स आ गए, मतलब जो इन तीनों में नहीं दिए गए हैं, उस पर कौन लॉज बनाएगा, तो उसकी पावर जो है सेंटर के पास दी गई है। तो इस तरीके से रेसिडियरी
थोड़ी पावर जो है वो सेंटर ने रखी है। कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है। उसी के साथ साथ जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है सेंटर के द्वारा, ये भी हमने कनाडा से ली हुई है ना। जब यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नर अगर इलेक्टेड हो तो वो अपनी पावर ज़्यादा बताएगा, तो इसीलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो रखी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। उसी के साथ साथ जुडिशरी जो है उसका एडवाइजरी नेचर, ये भी हमने जो है कनाडा से लिया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो यूएसए जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है ना, उसके ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है, तो जो हमें एक्सट्रीम में चाहिए वो हमने वहाँ से ली हुई है, और जो हमें सेंटर को स्ट्रांग करने के लिए चाहिए, थोड़ी बहुत जो पावर है फेडरल की वो थोड़ी कम करने के लिए चाहिए, डाइल्यूट करने के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें हमने कनाडा से जो है वो ली हुई है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो मैंने अभी लिस्ट का जिक्र किया था ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है जिस पर दोनों लॉज बना सकते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार, वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। उसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो तो ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, ट्रेड वहाँ पर होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो वहाँ पर एक आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड है ना, वो हमें देखने को मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खासियत है। तो यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉमर्स और इंटरकोर्स अगर देखा जाए। उसी के साथ साथ ज्वाइंट सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग पार्लियामेंट में कब होती है? जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है ना। अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउस में अगर ऑर्डिनरी बिल आता है, लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल आया, वो इसमें से पास हो गया, वो गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा में वो बिल पास ही नहीं हो रहा है, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। जब डेडलॉक क्रिएट हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रावधान दिया गया ज्वाइंट सीटिंग का, कि बात दोनों यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में बैठकर जो बातचीत है वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन यहाँ पर जीतता है। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है वो हमने कहाँ से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। फिर हम बात करते हैं यूएसएसआर की, मतलब रशिया। वहाँ से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी वो हमने ली हुई है यूएसएसआर से। फिर यहाँ पर आइडियल जो है जस्टिस प्रीएम्बल में, ठीक है, प्रीएम्बल जब हम देखेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा काफ़ी सारे आइडियल्स दिए गए हैं, तो जस्टिस का जो आइडियल है वो हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। फिर उसके बाद जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है आइडिया ऑफ यहाँ पर रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में जो रिपब्लिक हमें देखने को मिलता है, इसका क्या मतलब है वो सब हम आगे देखेंगे, तो ये हमें देखने को मिलता है फ्रांस की तरफ से। उसी के साथ साथ अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वो हम देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी देखेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी सारी आइडियाज़ जो है सामने आई है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी जो चीज़ें हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, उसी के साथ साथ फ्रेटर्निटी हो, जो हमारे प्रीएम्बल में इस्तेमाल किया गया है, ये सब कहाँ से ली गई है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे ली गई है। फिर उसके बाद आता है वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ की है? जर्मनी की। मैंने आपको क्या कहा था, 1935 एक्ट में क्या दिया गया है? इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। 1935 एक्ट है ना, सबसे स्टार्टिंग वाला जो हमने देखा था, उसमें क्या थे? प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पर जो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने क्या लिया है? जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, ये हमने लिया है कहाँ से? वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो हमने लिए हैं 1935 एक्ट से, जो फंडामेंटल राइट है वो हमने लिया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इमरजेंसी जब लगती है तो फंडामेंटल राइट जो है कैंसिल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने क्या लिया है? जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो अमेंडमेंट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर आर्टिकल 368, तो वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जो इलेक्शन है मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। उसी के साथ साथ जब हम जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? जापान जो है वहाँ से लिया हुआ है। अब ये हमें आर्टिकल जो 14 है उसके तहत हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जब फंडामेंटल राइट आएगा तो अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये हमने जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जो सोर्सेस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो यहाँ पर पूरे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए सैलिएंट फीचर्स है उन्हें हम कवर करेंगे।